अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपके लिए बड़ी खबर लेके आ रहे हैं, बड़ी तहलका खेज खबर है। वो ये है कि जनरल फैज़ हमीद गिरफ्तार होने जा रहे हैं। साबिक DGSI रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद। और ये फैसला किन बुनियादों पर लिया जा रहा है और क्या उनके बारे में जो चीज़ें हैं वो बड़ी, आप कह रहे हैं कि डैमनिंग चार्जेस हैं उनके ऊपर, बड़ी जिसे कहते हैं ना, वो बहुत कुछ है और जो बड़ा खौफनाक है। जो जिन चीज़ों में जो उनके बारे में आ रही हैं, उन पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं, उन पर पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हुई उसके संगीन इल्ज़ामात हैं। फिर उनके ऊपर जो पॉलिटिक्स में उन्होंने मुदाखलत की है जिस किस्म की, उसके बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। ये हम आपको तमाम की तफसीलात बताएंगे। इसके अलावा उन्होंने फ़ौज के अंदर भी जो पूरा एक बगावत करवाने की कोशिश की, एक पूरा नेटवर्किंग की, ये भी एक बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। तो ये सब कुछ हम आपको तफसीलात बताएंगे। और अब ये जो उनकी गिरफ्तारी का जो फ़ैसला है, अब ये उसमें जिसे कहते हैं ना, अल्टीमेट स्टेप ये तय पाना बाकी है कि उनका प्रॉपर कोर्ट मार्शल किया जाएगा या वो किसी तरह से किसी सिविलियन अथॉरिटी के ज़रिए उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। लेकिन बहरहाल अब उनका गिरफ़्तार होना बहुत करीब है और ये किसी टाइम भी इम्कान है कि लेफ्टिनेंट रिटायर्ड फैज़ हमीद जो हैं वो गिरफ़्तार हो सकते हैं, जो साबिक DGSI पाकिस्तान थे। इसके अलावा वो साबिक कोर कमांडर पेशावर और साबिक कोर कमांडर बहावलपुर रहे हैं। आपको मालूम है जनरल फैज़ हमीद कोई जिसे कहते हैं कोई ऐसा अनजाना नाम नहीं है। हमारी इस सियासत में और मुल्क की इस तबाही में उनका बहुत बड़ा किरदार है जो अभी हुई है। और ये इसमें आप मुल्क में जो सियासी, माशी और अमनो अमान का जो बहरान है, जो चैलेंजेस हैं, इसमें बहुत बड़ा किरदार है लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का। लेकिन एक बात हमें समझनी होगी कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो कुछ कर रहे थे वो अकेले नहीं थे। पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर ये बड़ा एक सिस्टम होता है। आप अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना के कोई मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल अपनी पॉलिसी नहीं चला सकता। डेफिनेटली उन्होंने जनरल बाजवा का बाजवा डॉक्ट्राइन पूरी तरह एग्जीक्यूट किया, उसको इम्प्लीमेंट किया। मुल्क की तबाही में जो इलेक्शन रिग हुआ, जिस तरह से मुल्क में सब कुछ उल्ट पुल्ट किया गया, उसमें जनरल फैज़ हमीद जो जनरल बाजवा के अहकामात पर अमल कर रहे थे, जो साबिक आर्मी चीफ है जनरल कमर बाजवा। और लेकिन फिर एक वक्त ये भी आया कि आखिरी जो 2 से 3 साल थे, तो वो अपनी भी उनकी एम्बिशस थी अगला आर्मी चीफ बनने के लिए। तो वो खुद भी बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, अपने रोल से बाहर निकल चुके थे, क्योंकि उनको इमरान खान साहब उस वक्त के वज़ीर आज़म की पुष्टपनाही हासिल थी एंड ही वाज प्लेइंग कॉलिंग द शॉट्स के क्या करना है। तो वो हम आपको सब कुछ बताते हैं। तो मेरी नज़र में अगर चार्ज होना है तो सिर्फ लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद को नहीं, जनरल कमर बाजवा को भी चार्ज होना चाहिए। और ये PMLN जो आज का जनरल कमर बाजवा का नाम नहीं ले रही, ये बहुत ही शर्मनाक है। तो आप जब वो सर्विस में थे तो मियां नवाज शरीफ साहब ने उनका नाम ले लिया, और अब जब इमरान खान साहब निकाले गए तो आप उनका नाम नहीं ले रहे। तो फिर तो वाकई लगता है कि इमरान खान ठीक कहते हैं, उनको जनरल कमर बाजवा ने साजिश करके निकलवाया। अगर ना निकलवाया तो जनरल कमर बाजवा PMLN को और इस हुकूमत को लाने में अगर उनका किरदार नहीं था, तो फिर क्यों नहीं मरीम नवाज साहबा जलसों में जनरल कमर बाजवा का नाम ले रही? नहीं, फिर ना, अगर कोई डील नहीं हुई, अगर आप बगैर डील के आए हैं, आप लोग अपने वोट की ताकत में आए, तो ले जनरल कमर बाजवा का नाम। उसने आप लोगों के साथ क्या नहीं किया। तो एनीवे हम आते हैं लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद के ऊपर। देखिए, चार्जशीट बड़ी खौफनाक है। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर। देखिए, एक तो अभी अबसार आलम साहब ने भी उसने लिखा है कि किस तरह से उन्होंने इस्लामाबाद में F11 में एक रेड करके एक निजी हाउसिंग सोसाइटी जो एयरपोर्ट के पास थी, मोस्ट लाइकली वो टॉप सिटी थी, उसके मालकान को उठाया, उनको अगवा किया, ISI और रेंजर्स के एहलकार यूज़ किए। और उस वक्त फैज़ हमीद DGC थे और मेजर जनरल थे, तो उन्होंने अगवा करवाया। उसके बाद वो जो उनकी प्रॉपर्टी थी, जो हाउसिंग सोसाइटी थी, वो अपने भाई नजफ़ हमीद मुबैना तौर पर और एक कोई मासूमा खातून थी, उनके नाम पर ट्रांसफ़र करवाने की कोशिश करते रहे। जब वो ना माने तो उनको उठा के उन पर दहशतगर्दी का FIR दे दी 3-4 दिन टॉर्चर करने के बाद। और फिर
वो, और ये कार्रवाई इस्लामाबाद के अंदर हुई, कहीं दूर दराज नहीं, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हो रही थी। चौधरी निसार वजीर दाखिला थे, ना वो कुछ कर सके ना यहाँ पे कुछ हो सका। उनको बाद में उन पर दहशतगर्दी की FIR होगी, उनको अदालत में प्रोड्यूस कर दिया गया और वो तमाम अदालतों से बरी होते हुए अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़े हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी तक उनकी अपील नहीं लगा रही। अब ये तो मोजेस जस्टिस चीफ जस्टिस उमरता मंडियाल साहब बता सकते हैं कि क्यों नहीं वो एक अपील लगा रहे जिस केस में जनरल फैज़ हमीद बराह रास्त मुलव्वस हैं। फिर आप आ रही है कि इसके अलावा वो इस्लामाबाद में मनी एक्सचेंज डीलर्स को मुबैना तौर पर अगवा करवाते थे, उनसे तावान लेते थे और जेब भरते थे। फिर एक जो उन्होंने नेटवर्क सिंध में भी तश्कील दे रखा था। सिंध में जो उनका नेटवर्क था वो बड़ा एक काम करता था। वो आपने सुना होगा कि जी फ़लाँ सियासतदान का फ्रंटमैन उठाया गया, फ़लाँ का उठाया गया, ब्यूरोक्रेट उठाया गया, ये गया, और वो गायब हो गए। और हफ्ते डेढ़ बाद वो वापस आते थे घर और कुछ नहीं बात करते थे, खामोश हो जाते थे। उनमें से किसी ने स्टेटमेंट नहीं दी कि हमें कौन लेके गया था, कहाँ पे लेके गया था। तो वो भी मुबैना तौर पर वो लोग थे जो इधर उधर से पैसे बनाते थे, और उस वक्त की जो ISI के एहलकार थे वो उन पर नज़र रखते थे। और वो जब एक ख़ास हद तक अमाउंट में, ठीक कह लेते, लाइक किसी ने अगर 1 अरब बना लिया है तो ये लोग उस पर रेड करते थे, उसको उठा के ले जाते थे और फिर उनसे वो तमाम उनको दिखाई जाती थी फाइलें, वीडियोस, और फिर उनको कहा जाता था कि जितना पैसा तुमने बाहर इधर उधर अकाउंट्स में रखा हुआ है, प्लॉट्स लिए हुए, चलो अब हमारे नाम पर ट्रांसफ़र करो। उनसे वो तमाम रकम ली जाती थी, और ये नहीं कि वो लेके कौमी ख़जाने में डाली जाती थी, वो अपनी जेबों में डाली जाती थी। तो एक तरीके से एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड एक रैंसम का तरीका चल रहा था। फिर बहरिया टाउन कराची के बारे में भी ये बताया जाता है कि वहाँ पर एक ये बहुत सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क था, अब भी शायद हो, कि वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा फाइलें उठा रहे होते थे, बहरिया टाउन में प्लॉट्स खरीद रहे होते थे, तो नज़र रखी जाती थी। और फिर जिसके नाम पर एक काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी होती थी, तो वो क्योंकि मलिक रियाज और ये सब लोग एक ही मिले जुले, एक ही थाली के चटे बटे हैं, मलिक रियाज भी इनका तश्कील करता है, और वहाँ के कुछ प्रॉपर्टी डीलर भी इसमें मुलविस थे। वो बताते थे कि जनाब इसने लाइक ये जो है ना असद अली तूर, इसने यहाँ पे 100 फाइलें खरीदी हैं। असद अली तूर के असासे चेक किए जाएंगे, असद अली तूर क्या कमाता है, कहाँ से आता है, तो पता चलेगा असद अली तूर कोई एसेट्स नहीं है, तो इट मीन्स असद अली तूर के पास कोई काला धन है। तो एक रात असद अली तूर अगर बहरिया टाउन से निकल के कराची की तरफ जा रहे हैं, कोस्टल हाईवे से असद अली तूर को उठा लिया जाएगा, ले जाया जाएगा ISI के सेफ हाउस में या रेंजर्स के किसी डग में, जाके मारपीट की जाएगी, पूछा जाएगा कहाँ से बनाया तूने, तेरे पास कहाँ से फाइलें आई, ये वो, और फिर वो सब कुछ मुझसे निकलवा के अपनी जेबों में डाला जाएगा और मुझे भगा दिया जाएगा। मेरे पास होता ही काला धन था। अब मैं बाहर जाके क्या कहता कि जी मुझे वो ISI वाले उठा ले गए थे यार, मुझे रेंजर्स वाले उठा के ले गए थे जी, मुझसे वो खा गए हैं, मैं चुप हो जाता था क्योंकि मेरा तो होता तो काला धन ही था। लेकिन असूलन तो ये काला धन कौमी खजाना में जाना चाहिए था, लेकिन ये लोग इनकी जेबों में जा रहा था। तो इन लोगों ने लाइक बिलियंस बनाए। KP में ताजर अगवा होते थे, अब वो लेके जाने को तो TTP के लोग लेके जाते थे बज़ाहिर। फिर उसमें कुछ उल्मा, पेशावर में कुछ ISI के अहलकार उन फैमिली से कांटेक्ट करते थे कि हम TTP से निगोशिएट करके आपका बंदा वापस ला के देते हैं आपको। अब बिलफर्ज TTP 10 करोड़ तावान मांग रही होती थी एक ताजर का, ये वो तावान 6 करोड़ करवा देते थे बिलफर्ज, ठीक है। उसमें एक बड़े एक दौर में एक ड्रामा TV पर चलता रहा है, उसमें एक बड़े फेमस एहलकार थे और वो आज भी बड़े फेमस हैं, इधर इस्लामाबाद में बड़ा है, फीमेल एंकर्स और मॉडल्स के साथ बैठे नज़र आते हैं 5 स्टार होटलों में। वो उस वक्त के ISI के ऑफिसर थे और वो भी उसमें ये डील करते थे। और होता ये था कि आगे अगर 6 करोड़ की डील उस फैमिली से लिया गया है तो TTP को 4 करोड़ मिलता था, 2 करोड़ जेब में डालता था, वो बंदा घर पहुंच जाता। तो ये बड़ा एक पूरा एक नेटवर्क वो चला रहे थे, इसीलिए तो उनकी TTP से बहुत अच्छी थी। आखिर में वो उनसे नेगोशिएट भी कर रहे थे और फिर जो ही जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने तो TTP ने नेगोशिएशन ख़त्म करके सीज़ फायर ख़त्म कर दिया। क्योंकि सारी बात है, जनरल फैज़ हमीद वहाँ पर भी ज़रा ये बताते हैं कि मुबैना तौर पर एक बड़ी, उनमें जैसे कहते हैं ना, एक बड़ी काबिल एहतराम शख्सियत थे, क्योंकि पैसा बहुत आगे पीछे हुआ था और उसमें उनको भी बहुत फ़ायदा पहुंचा था, फैज़ हमीद को भी फ़ायदा पहुंचा था।
तो ये उनके ऊपर उन्होंने इस किस्म के बहुत सारे काम किए। फिर उन्होंने, आप देखिए चकवाल में उन्होंने अपना पूरा जो अपना गांव जो लतीफ़ाल में अपना एक फार्म हाउस डेवलप करवाया, वो मलिक रियाज और आरिफ हबीब से डेवलप करवाया, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा। फिर उधर ज़मीनें बहुत ज़्यादा मुबैना तौर पर ख़रीदी गई, कई सैकड़ों हज़ारों एकड़ वहाँ पे ख़रीदी गई, ये ख़रीदी गई या अपने नाम पे इसी तरह लोगों को उठा के ट्रांसफ़र करवा ली गई। तो ये एक पूरा उन्होंने किया। तो दिस ऑल इज़ ऑन रेडार कि ये सब कुछ उन्होंने किया है और वो बहुत अरबोपति हैं, तो ये देखा जाना चाहिए। दूसरा जो उन पर इल्ज़ाम है वो है कि सिक्योरिटी मामलात का। उन्होंने, आप देखिए कि जो अब पाकिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है, इसके एक बुनियादी जो मुहर्रिक हैं वो साबिक DGI से लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद हैं, जो कि कोर कमांडर पेशावर के तौर पर उनकी पॉलिसी थी कि जी मैं TTP से निगोशिएट करूंगा। जो इमरान खान साहब भी कहते हैं कि जी मैं तो TTP को वापस ला के रीसेटल कर देता था, वो इमरान खान साहब जनरल फैज़ हमीद की पॉलिसी थी जिसको वो इंडोर्स करते थे। और जनरल फैज़ हमीद क्योंकि उनके अपने ताल्लुकात थे पुराने TTP से, तो वो उसकी बुनियाद पर उनको साथ लेकर चल रहे थे और उनको एज ए टूल यूज़ कर रहे थे। और फिर जब वो आर्मी चीफ ना बन सके और जनरल आसिम मुनीर जो ही आर्मी चीफ बने, तो साथ ही TTP ने सीज़ फायर ख़त्म कर दिया और पाकिस्तान में दोबारा से हमलों का आगाज़ कर दिया। तो अब ये देखा जा रहा है कि ये जो हमले हैं ये बड़े 2013 की तरह हैं। 2013 में TTP ने टारगेट किया था ANP को, MQM को और पीपल्स पार्टी को रुथलेसली। इनके कैंडिडेट्स शहीद किए, इनके जलसों में धमाके किए, इनकी कॉर्नर मीटिंग्स को निशाना बनाया, इनके कारकुन शहीद किए और इनकी कैंपेन ही बिल्कुल डिसेबल कर दी थी कि कैंपेन चला ही ना सकें, ताकि फिर PTI KP में पावर में आ सकी और मुल्क में भी PTI को बड़ी सीटें मिली। ठीक है, तो अब फिर इनको एक्टिवेट किया गया इलेक्शन से पहले TTP को, और उसमें जनरल फैज़ हमीद का ज़रा ये बताते हैं कि उसमें ये देखा जा रहा है कि ये इनका कहीं पे हाथ है, ताकि इस दफ़ा जब इलेक्शन कैंपेन शुरू हो तो सवाए PTI के कोई दूसरी जमात इलेक्शन कैंपेन ना कर सके, उनकी रैलीज़ को, उनके जलसों को, उनके कैंडिडेट्स को TTP से निशाना बनवाया जाए और फिर एक 2013 जैसा माहौल बनाया जाए मुल्क में। तो ये भी एक उनको इस तरह से देखा जा रहा है। फिर तीसरी चीज़ उनकी सियासत में मुदाखलत। जब एक सो कॉल्ड 2022 या 21 अप्रैल में डिसीजन हुआ कि फ़ौज सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी, एक सो कॉल्ड ए पॉलिटिकल होगी और ये वो एक, तो उसमें भी कहते हैं कि लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद बार बार उसकी खिलाफ वर्जी करते रहे। जब वो कोर कमांडर उनको पेशावर भेजा गया ISI से हटा के, तो वहाँ पर भी उन्होंने PTI की सपोर्ट जारी रखी। अपने जो ISI से उनके जो एहलकार थे जिनको रिमूव किया गया और दीगर वापस उनकी पोस्टिंग्स पर भेजा गया, लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद बदस्तूर उनसे वही काम लेते रहे और वो अपने कॉन्टेक्स्ट की बुनियाद पे जो उन्होंने बतौर ISI ऑफिसर रह के बनाए थे वो ये काम करते रहे और वो सियासत में मुदाखलत करते रहे, आगे पीछे PTI को फंडिंग दिलवाना, जजेस को मैनेज करना और ये सब कुछ वो करते रहे। और इसीलिए फिर आप देखिए कि पिछले दिनों वो जो इस्लामाबाद के सेक्टर कमांडर रहे कर्नल लियाकत थे, उनको उठाया गया एयरपोर्ट से, उनकी फैमिली के साथ वो जा रहे थे UK। अब देखिए ना ISI का कर्नल, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया कि वो UK में अपनी फैमिली सेटल की हुई है और सब कुछ। तो ये सब कुछ वो करते रहे और दीगर भी कई एहलकारों को वो यूज़ करते रहे। तो ये उनके ऊपर भी एक चार्जशीट है कि उन्होंने सब कुछ किया। जो 25 मई को जो लॉन्ग मार्च हुआ वो भी उसमें फैज़ हमीद साहब की बड़ी सपोर्ट हासिल थी। तो ये सारा कुछ उनके ऊपर एक चार्जशीट है कि उन्होंने ये सब कुछ किया है। फिर जो एक और उनके ऊपर जो सबसे संगीन एक चार्जशीट है वो ये है कि उन्होंने फ़ौज के अंदर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन को वायलेट किया और लाइक वो आपको पता है जो PM हाउस से जो पकड़ा गया एहलकार जो जिसने वो ऑडियोज़ रिकॉर्ड की थी प्राइम मिनिस्टर की, वो भी जनरल फैज़ हमीद का साथ राब्ते में था। उसके बारे में भी ज़रा बताते हैं। जब ये कोर कमांडर बहावलपुर थे, फिर ये है कि जब आर्मी चीफ की रेस का मामला आया तो इन्होंने इमरान खान साहब को यूज़ किया कि आप लॉन्ग मार्च करें। वो जो इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च कर रहे थे जिसमें उनको गोली लग गई,
वो भी जनरल फैज़ हमीद करवा रहे थे ताकि फ़ौज में उन हलकों को स्ट्रेंथन किया जा सके जो जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोक सकें। और इमरान खान साहब के ज़रिए फिर ये ऑप्शंस भी दिए गए कि आप जनरल कमर बाजवा को बेशक आर्मी चीफ बरकरार रखें इलेक्शन तक, और ये स्पेसिफिकली टारगेट करके जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोकने के लिए जनरल फैज़ हमीद एक एफर्ट्स कर रहे थे। उसके लिए वो फ़ौज के अंदर बड़ी ज़्यादा वो लोगों से कैंपेन करवा रहे थे, रिटायर्ड मिलिट्री अफसरान से कैंपेन करवा रहे थे। तो इस सब में भी उनका हाथ है। तो इसमें देखा जा रहा है कि फ़ौज के अंदर जो उन्होंने एक बगावत करवाने की कोशिश की, एक माहौल पैदा किया, ये भी एक बड़ा संगीन था। अभी ये जो जनरल अमजद शुएब जो उठाए गए, इनसे भी जो इनके मोबाइल का फोरेंसिक हुआ उसमें इनके राब्ते मिले जनरल फैज़ हमीद से। तो ये सब लोग एक पूरा नेटवर्क था जो सब कुछ कर रहा था, और ये इस तरीके से ये एक पूरा एक फ़ौज के अंदर एक नेटवर्क चला रहे थे। इवन के कोर कमांडर बहावलपुर रहते हुए भी मुदाखलत कर रहे थे कि एक दफ़ा वो अपनी बेटी की शादी की तैयारियों के नाम पर पिंडी आए, और पिंडी आकर वो इस्लामाबाद पहुंच गए, और यहाँ पर उन्होंने कुछ सियासी मुलाकातें शुरू कर दी, जिस पर जब पता चला तो उस वक्त की आर्मी हाई कमान को तो इनको वापस कहा गया कि आप बहावलपुर में बैठ के अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करें, इधर मत आए, चलें वापस से। और फिर ये गए। तो इस किस्म की चीज़ें करते रहे, लेकिन जनरल कमर बाजवा ने तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, क्योंकि जिस तरह ऑडियोज़ और वीडियोज़ और फाइलें जनरल फैज़ हमीद के बारे में है, तो जनरल फैज़ हमीद के पास भी जनरल कमर बाजवा की फाइलें, ऑडियोज़ और वीडियोज़ मौजूद थी। क्योंकि आप देखा ना 12.7 अरब के उनके साथ जनरल कमर बाजवा के सामने आया, तो ये दोनों मिल के खा पी रहे थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने हराम खाया। अब इस बात पे सारी पूरी की पूरी ये चीज़ें फ़ौज के इल्म में हैं, फ़ौज का इदारा जानता है, ये सब कुछ लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने किया है। नाउ एंड व्हेन दे हैव टू अरेस्ट हिम, ये अब आप देख लेंगे कि ये कुछ ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ये सब कुछ उन्होंने किया है और ये सब कुछ रिकॉर्ड पर मौजूद है। और इसकी जिसे कहते हैं ना बहुत ही एस्टॉनिशिंग किस्म की एविडेंस ज़रा ये बताते हैं कि इदारों के पास मौजूद है। तो अब देखते हैं, कुछ दिनों की ही बात है या कुछ हफ्तों की बात है, देख लेते हैं। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।